जहां पर किसान ने फांसी लगाकर जान दे दी है। साइबर ठगी का शिकार होने पर जान देने की बात सामने आती हुई 65,000 रुपए की ठगी किसान से की गई थी, जिसके बाद ये किसान परेशान था। धान बेचकर ये पैसे इसने जमा किए थे। ठगी के बाद तनाव में मुरहा उरांव बताया जा रहा था और सुसाइड नोट भी इसने छोड़ा है, जिसमें एक संदेश लिखा गया है, मोबाइल में मैसेज देखना सीख जाना। सुसाइड नोट में घर वालों से माफी मांगते हुए ये नजर आया। सदर थाना क्षेत्र के अरमई गांव की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर एक किसान इसलिए अपनी जान दे देता है क्योंकि वो साइबर ठगों का शिकार हुआ। उसकी गाढ़ी कमाई जो उसने धान बेचकर कमाई थी, वो रकम उससे साइबर ठगों ने हड़प ली, जिसके बाद इस शख्स ने अपनी जान दे दी। और रुपेश भगत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुका है। रुपेश, क्या जानकारी मिल रही है अब इस सुसाइड नोट के मिलने के बाद? पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची है? जी आपकी आवाज रुपेश सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर, ठगी के शिकार किसान ने अपनी जान दी है। साइबर ठगी का शिकार होने के बाद जान देने की बात सामने आती हुई, और ये वो सुसाइड नोट है जिसे घटनास्थल से पुलिस ने भी बरामद किया है। 65,000 रुपए की ठगी का जिक्र इसमें किया गया है। तो मोबाइल में मैसेज देखना सीख जाना, ये लिखा गया है सुसाइड नोट में, क्योंकि ये शख्स जो साइबर ठगों का शिकार होता है और 65,000 रुपए जो इसने धान बेचकर जमा किए थे, वो 65,000 रुपए ठगी के शिकार होने की वजह से ये गवा देता है, जिसके बाद ये तनाव में रह रहा था। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, लोगों का ये कहना है कि इस वजह से ही इस शख्स ने ये कदम उठाया। रुपेश भगत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस क्या कह रही है? जो सुसाइड नोट मिला है, क्या इससे ये पुष्टि हो रही है कि इस शख्स के साथ ठगी हुई थी और यही वजह है इसकी जान देने की? तो संवाददाता से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। फिलहाल ये खबर आपके सामने, जहां पर साइबर ठगी का शिकार एक शख्स जिसने अपनी जान दे दी। वहीं रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। सांसद निशिकांत दुबे को लेकर यह बयान दिया जाता है इरफान अंसारी की तरफ से। मंत्री इरफान अंसारी कहते हैं कि निशिकांत दुबे झारखंड के लगते नहीं हैं। क्यों नहीं लगते हैं, जरा वो भी जानिए। वेशभूषा से ये झारखंडी नहीं दिखते हैं। ईद पर बयान जो दिया गया, उस बयान को लेकर भी नसीहत इरफान अंसारी ने दी। ईद को हल्के में न लें। बीजेपी सांसद ईद को छठ से उन्होंने तुलना किया। उन्होंने कहा कि जैसे लिए हिंदुओं के लिए छठ महापर्व, वैसे ही हमारे लिए ईद का पर्व है, और इसीलिए किसी को भी इस पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। रंग रूप वेशभूषा उनका देख लीजिएगा, झारखंडी नहीं लगते हम लोग को। और जो झारखंडी होते हैं ना, उनकी सब नीचे की आईडी नीचे करो, भाषा, उनका लैंग्वेज वो अलग होता है। सांसद महोदय क्यों उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं? मैंने उनको कहा है कि देखिए, छठ त्यौहार कल भी मैंने कहा था, छठ पूजा हम लोग मनाते हैं मैडम, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। छठ मैया को अर्घ देते हैं, हम लोग अर्घ देते हैं। और जो उल्टा पुल्टा बोलता है, उल्टा पुल्टा करता है उस त्यौहार में, उसका अनर्थ हो जाता है, उनकी आंखों के सामने अनर्थ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा त्यौहार ईद है। आप समझिए, निशिकांत जी को समझना चाहिए। ईद को हल्के मत लीजिए, उल्टा पुल्टा बयान इस पर मत दीजिए। और संवाददाता संजय सिन्हा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर रांची से जुड़ चुके हैं। संजय, लगता नहीं है कि बयानों के ये तीर या एक दूसरे पर ये वार जो है वो थमने वाला है, क्योंकि हर रोज एक नए बयान के तौर पर सियासी तपिश ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, बिल्कुल इरफान अंसारी ने कल भी इस तरह का बयान दिया था और सीधे मंत्री जो आपको निशिकांत दुबे सांसद हैं बीजेपी के ऊपर निशाना साधा था और सीधे कहा था कि ये जो निशिकांत दुबे हैं, उनको वास्तव में उनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। और कल भी उन्होंने कहा था कि रमजान की पवित्रता को उन्होंने महापर्व छठ से तुलना कर दी। आमतौर पर आप देखते हुए कभी भी महापर्व छठ का राजनीतिक तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि महापर्व छठ की तुलना किसी अन्य पर्व से की जाती है, लेकिन अब इरफान अंसारी लगातार महापर्व छठ को
रमजान से जोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि दोनों की पवित्रता है, दोनों को एक बता रहे हैं कि जिस तरीके से महापर्व छठ में उसको लेकर कोई व्यक्ति अगर अनैतिक या कुछ भी ऐसा बयानबाजी करता है तो उसके साथ अर्थ का अनर्थ हो जाता है उसके साथ। लेकिन ठीक उसी तरह अगर आप रमजान के लेकर कुछ बोलते हैं, ईद को लेकर कुछ बोलते हैं आप, तो आपको भी उसी तरीके का भुगतान करना होगा जैसा कि छठ में होता है। तो बिल्कुल संजय, और दूसरी तरीके से जब उन्होंने कहा कि भाई लगता नहीं है कि ये झारखंडी हैं, झारखंड के लोगों से इनका कोई जुड़ाव है, न तो वेशभूषा ऐसी है, न पहनावा वैसा है, एक तरीके से उन्होंने इस पर भी कुठाराघात किया, एक तरीके से उस पर भी निशाना साधा। देखिए बिल्कुल, निशिकांत दुबे का जो एक्सपर्ट पोस्ट जब भी आता है तो हमेशा वो जो है राज्य सरकार के मुद्दों को उठाते हैं, राज्य सरकार के कुछ फैसलों को निशाना बनाते हैं। तो ऐसे में सीधे इरफान अंसारी ने ये कहा है कि उनकी जो वेशभूषा, आमतौर पर देखिएगा झारखंड में राजनीति जो होती है खतियानी राजनीति होती है, मुद्दों को लेकर होती है, और आप देखिएगा अभी नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीति हो रही है। लेकिन उन्होंने सीधे कह दिया कि निशिकांत दुबे जिस तरीके से बयान देते हैं, पोस्ट करते हैं, उनकी जो कह सकते हैं उनकी राजनीति कहीं से भी झारखंडी नहीं लगती है। वेशभूषा पर भी सवाल उठाया है, कोई झारखंडी वेशभूषा के नहीं दिखते हैं। तो इरफान अंसारी भी सोची समझी राजनीति कर रहे हैं, वो भी सीधे उनके कह सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो बॉडी लैंग्वेज सीधे बड़ा निशाना साधने की ओर है। और साथ में सबसे बड़ी बात उन्होंने, हमने पहले भी कहा कि कभी भी महापर्व छठ का जिक्र राजनीति के तौर पर नहीं होता, लेकिन इरफान अंसारी अब सीधे जो है कह सकते हैं कि रमजान की तुलना कर रहे हैं। मतलब कि इरफान अंसारी भी एक कह सकते हैं फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि जवाब बिल्कुल। संजय हमारे साथ इस वक्त रमाकांत महतो बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। रमाकांत महतो जी, बहुत स्वागत। इरफान अंसारी जो मंत्री भी हैं, उस पद पर भी हैं जहां से बहुत संवेदना के साथ, बहुत गंभीरता के साथ बयान दिया जाता है, वो कह रहे हैं कि भाई निशिकांत दुबे को सोच समझकर बोलना चाहिए और झारखंड से तो जुड़ाव दिखता ही नहीं है, न वेशभूषा से न भाषा से। देखिए, माननीय इरफान अंसारी जी, मुझे लगता है वो अपने मंत्री पद की गरिमा को समझ नहीं पा रहे हैं और हमेशा उस गरिमा के प्रतिकूल उनका बयान आता है। और राज्य में जिस तरीके से अव्यवस्था का माहौल और अराजनीतिकरण का जो माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का सह है। ये लोग विकास में फोकस नहीं करके केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी माननीय इरफान अंसारी जी दे रहे हैं। लेकिन रमाकांत जी, छठ जैसे महापर्व की तुलना अब की जा रही है, इसकी तुलना ईद से की जा रही है। कहा जा रहा है कि भाई जैसे आपके लिए महापर्व छठ है वैसे ही हमारे लिए ईद है, आप इस पर कोई टीका टिप्पणी न कीजिए, इस पर कोई सवाल न खड़े कीजिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, इरफान जी मंत्री बनने लायक व्यक्ति है ही नहीं। वो मुझे लगता है एक छद्म व्यक्ति हैं, वो पूर्ण व्यक्ति भी नहीं होंगे। इस प्रकार का बयान दे रहे हैं मंत्री पद पे रहते हुए, और एक लोकप्रिय सांसद, माननीय सांसद, विकास पुरुष के रूप में प्रतिस्थापित है संथाल परगना में, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, प्रचंड मतों से चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में उनको ध्यान रखना चाहिए कि वजह आपको क्या लग रही है रमाकांत जी, क्यों इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? वजह क्या है? मुझे लगता है इरफान अंसारी जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। छठ की तुलना उसे नहीं करनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी एक मर्यादाएं होती हैं और सभी पर्वों का भारतवर्ष में, क्योंकि सभी त्योहार पर्व का हम उनका सम्मान करना चाहिए, न कि ये एक विरोधाभास पैदा करके सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत महतो जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजय आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। झारखंड बजट की बात करें तो झारखंड बजट के बाद अब उस पर बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। सत्ता पक्ष जहां बजट को शानदार बताने में लगा है, तो जनता से मैया सम्मान योजना के कमिटमेंट को धरातल पर उतारने का दावा हो रहा है। वहीं विपक्षी बीजेपी के नेता लगातार सरकार को घेरने में लगे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ और इस्लामिक राष्ट्र के मुद्दे पर भी एक बार फिर से सियासत गर्म है। सरकार का जो काउंट डाउन शुरू हो गया है, बजट में जो है कुछ भी नहीं है। बजट खास करके जो नीचे तबके के जो लोग हैं उसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। एकदम इस तरह से जो है इस बजट को कहिए कि एकदम झूठ का पुलिंदा है। इससे राज्य को कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। जो 18 से ज़्यादा उम्र वाले हैं उनको आप भैया सम्मान के रूप में आप उन्हें भी 2,500 रुपया से दें, एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा। अच्छा नहीं लगता है आपका ये योजना, अच्छा है बहनों के लिए, लेकिन भाइयों के लिए भी, लड़कों के लिए भी,
बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए भी आपको देना चाहिए। विपक्ष में आपस में कोई बातचीत नहीं हुई है। परस्पर अगर समन्वय होता, बात होती तो हम लोग बताते कि क्या किया जा सकता है। आप मानते हैं सर कि विपक्ष में अभी तक जो है समन्वय नहीं हो पाया मुद्दों को लेकर? नहीं है, समन्वय नहीं है। बजट देखिए जगलिंग है आंकड़ों की, ये तो स्वाभाविक बात है, चाहे भाजपा पेश करे या कोई भी पेश करे, जो किस विभाग को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, किसको ज्यादा पैसा दिया जाएगा, तो स्वाभाविक बात है। एक चीज तो है जो मैया सम्मान योजना, जिस पर प्रश्न चिन्ह विपक्ष लगा रहे थे, कल की बजट ने ये चीजों को शांत कर दिया। जो मैया सम्मान योजना एक फ्लैगशिप योजना है। आप जो हमारे झारखंड के लिए इतने चिंतित हैं और उनको डर लग रहा है कि हमारा झारखंड इस्लामिक कंट्री घोषित हो जाएगा और वो इसको बचाना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस की बात नहीं है, ये सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस की बात है। आप जब पूरे कंट्री का जो आप बॉर्डर पे जो फोर्सेस रहते हैं वो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस रहते हैं। इस्लामिक स्टेट चुनाव के पहले भी इन लोगों ने आवाज उठाया था कि नहीं उठाया था? आप लोग खुद जानते हैं इस सारे चीजों को, लेकिन सरकार ने इस सारे चीजों को जांच कराया था और कुछ मिला नहीं। जैसे एक दो जगह का उन लोगों ने उदाहरण भी दिया था और सरकार ने उसको जांच कराया था, तो जो उन लोग बोलते हैं वैसा कुछ दिखाई नहीं देता है। हमारे जमशेदपुर में एक प्रोफेशनल कॉलेज खोला गया था, 2019 में इसका शिलान्यास हो गया था, सारा कुछ रेडी था। सरकार को सिर्फ इसे आगे बढ़ाकर इसमें बहालियां स्टार्ट करनी थी, वो सरकार नहीं कर सकी। तो मैया सम्मान योजना के बाद अब झारखंड में एक और बड़ी मांग उठ खड़ी हुई है। अब भैया के लिए भी योजना की मांग की जा रही है। जेएलकेएम विधायक जयराम महतो की तरफ से ये मांग उठाई गई। युवाओं को भी घर चलाना होता है, सरकारों को ये भी देखना होगा। सिर्फ मैया का सम्मान ही क्यों, भैया के लिए भी योजनाएं होनी चाहिए। बेरोजगार युवकों को भी मदद दी जाए। बिल्कुल, इसमें क्या बुराई है बताइए। आज भैया लोग भी तो घर चलाते हैं, वे भी तो कहीं ना कहीं मानसिक यातनाओं को झेल रहे हैं। बरसों तक कॉलेज में अध्ययन करते हैं, कोचिंग संस्थानों में अध्ययन करते हैं और फाइनली उनको जब सुविधा नहीं मिल पाती है, नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, तो उनके पास भी एक हताशा भरा जीवन होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में भैया योजना सम्मान भी मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए वो राशि? कम से कम एक संतोषजनक 4-5 हजार रुपए तो मिलने ही चाहिए, जिसे कम से कम एक स्कॉलरशिप के। तो झारखंड के स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं और विभाग में पदाधिकारियों की कमी का मुद्दा सदन में हर बार गूंजता है, इस बार भी गूंज रहा है। धनबाद के बीजेपी से विधायक हैं राज सिन्हा, उन्होंने सदन में कहा कि राज्य में 199 ऐसे विद्यालय हैं जहां एक भी छात्र का नामांकन ही नहीं है, लेकिन वहां 398 शिक्षक पदस्थापित हैं, जबकि कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षक ही नहीं है। जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि प्रक्रिया जारी है, चल रही है, लेकिन विपक्ष ही बहाली में बाधा बन रहा है। सरकार स्कूल चलो अभियान तो चला रही है अध्यक्ष महोदय, लेकिन विद्यालय में न शिक्षक हैं, न शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, न कोई देखने वाला है। विभाग अपने मर्जी से चल रहा है अध्यक्ष महोदय। तो मेरा यही माननीय मंत्री जी से आग्रह है अध्यक्ष महोदय कि केवल लंबी चौड़ी भाषण न दे करके, लंबा चौड़ा प्रश्न का जवाब बना करके दे करके अध्यक्ष महोदय, कब तक ये जितने पदाधिकारी हैं और स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, चाहे शिक्षक हैं या पारा शिक्षक का ही जो समायोजन की बातें थी, कब तक इसको पूरा करेंगे अध्यक्ष महोदय? शिक्षक की बहाली तो हमारी सरकार अभी भी बहाली जारी रखी है। मैं बता दूं अध्यक्ष महोदय कि वर्ष 2016 में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा सोनी कुमारी मामले में पारित आदेश के अनुपालन में विज्ञापित 17,786 पदों के विरुद्ध 13,923 पदों का नियुक्ति की गई है। महोदय में तो जारी रखे हैं, किसी न किसी अड़चन लगा करके हमारी नियुक्ति को रोकने का काम कर रहे विपक्ष द्वारा।
हेमंत सरकार के बजट में महत्वपूर्ण विभागों के बजट राशि में कटौती कर दी गई है, जिस पर बीजेपी जमकर निशाना साध रही है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कृषि और स्वास्थ्य समेत कई महत्वपूर्ण विभाग के बजटीय राशि में कटौती हुई है, जो दिखाता है कि सरकार का कदम सही नहीं है। देखिए, ये राज्य सरकार का फोकस दिखाता है। कहने को ये आदिवासी मूलवासी की सरकार होने का दम भरते हैं, पर ये तो कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ तो ज़्यादातर लोग कृषि करते हैं। हाँ ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज भी इस राज्य में है, पर लोग तो कृषि पर आश्रित हैं और आपने कृषि के बजट को ही घटा दिया। खाद्य आपूर्ति विभाग के जरिए राशन पहुंचाती है आम लोगों तक सरकार, उसका आपने बजट घटा दिया। स्वास्थ्य विभाग के बजट में कटौती की, तो राज्य सरकार कहाँ वेलफेयर स्टेट देने की बात करती है। जो जन उपयोगी विभाग है उनके बजट को तो आपने घटा दिया। तो मुख्यमंत्री जी, ये कैसा हुआ बजट? ये तो लग रहा है सीधे तौर पर ये आदिवासी मूलवासी विरोधी बजट है। झारखंड की प्रमुख सत्ताधारी पार्टी जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज स्थापना दिवस है। इस मौके को यादगार बनाने की जोरदार तैयारी भी हुई है। गिरिडीह में शहर के झंडा मैदान में एक भव्य समारोह की तैयारी है और स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय से विधायक कल्पना सोरेन सहित पार्टी के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। 2024 के विधानसभा चुनाव में बम्पर बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने पर यह सफलता जो इन्हें मिली है, इसे लेकर इस पूरे आयोजन में भूमिका भी नजर आएगी। जेएमएम नेता और कार्यकर्ता पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। पार्टी के असर से इस मौके पर पूरे झारखंड को नया संदेश देने की तैयारी की गई है। साथ ही इसे जेएमएम का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 25 साल के झारखंड के इतिहास को आप देखेंगे तो ऐसा पहली बार हुआ है जब सत्ता बरकरार रखने में जेएमएम सफल रहा है। बता दें कि 4 फरवरी 1972 को जेएमएम की स्थापना धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में की गई थी। तमाम कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो सकें, जिला प्रशासन के सहयोग से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और वॉलंटियर इस कार्यक्रम को बेहतर से बेहतर तरीके से आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि यह कार्यक्रम गिरिडीह के इतिहास में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज 52वां स्थापना दिवस है, जिसे लेकर गिरिडीह जिले के झंडा मैदान में तैयारी की जा रही है। और आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। साथ ही कल्पना सोरेन मुर्मू के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से जितने मंत्री हैं और जितने पार्टी के कद्दावर नेता हैं, तमाम नेताओं की भी मौजूदगी यहाँ पर रहेगी। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए आप तस्वीरों में देखिए, झंडा मैदान को पूरी तरह से पाट दिया गया है। तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही पिछले कई दिनों से, ताकि इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया जा सके। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, लगभग 25,000 की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के शामिल होने की यहाँ पे संभावना है। लोगों का जुटान शुरू होगा और राजनीतिक कार्यक्रम लगभग 3 बजे के बाद से हम लोग अपनी विधिवत शुरुआत करेंगे राजनीतिक कार्यक्रम का, समारोह का। और पूरे जिले से और अन्य जिले से भी हमारे समर्थक और नेता लोग आ रहे हैं, सभी का हम स्वागत करेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ये स्थापना दिवस इस बार हमारे लिए भी, क्योंकि इस बार काफ़ी मजबूत सरकार गठन हुआ है। इस बार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का 52वां स्थापना दिवस होने वाला है, ये ऐतिहासिक इसलिए भी होने वाला है कि कल्पना सोरेन मुर्मू आज ही के दिन पिछले वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण किया था। उसके बाद बाई इलेक्शन चुनाव गांडे विधानसभा से जीते। उसके बाद फिर जब 2024 के इलेक्शन हुए, उस समय भी गांडे विधानसभा से जीते। और इस प्रकार यहाँ पर जहाँ एक और गिरिडीह जिले के गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू को फिर मंत्री बनाया गया, तो तमाम अगर देखें तो ये कार्यक्रम मायने झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए रखता है और काफी महत्वपूर्ण भी होने वाला है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में बाइक की चोरी को देखते हुए छात्रों ने मोरहाबादी के पास स्थित साझा लाइब्रेरी का घेराव किया। लाइब्रेरी से लगातार हो रही बाइक की चोरी से छात्र बेहद परेशान हैं। अब 8 बाइक की चोरी अब तक हो चुकी है। छात्रों ने सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने पर लाइब्रेरी प्रबंधन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और प्रशासन से बाइक रिकवरी की मांग की। परेशान छात्रों से बात की संवाददाता ओम प्रकाश ने। मोरहाबादी मैदान से लगातार गाड़ियों की चोरी होने का सिलसिला जारी है। यहां तक कि चोरों का मनोबल इतना बड़ा है कि साइकिल की सीट तक खोल के वो फरार हो जा रहे हैं और पुलिस इस मामले में अब तक कहा जाए तो मूक दर्शन के अलावा कुछ और करती हुई नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ यहाँ पर कई छात्र हैं। आज छात्रों में आक्रोश भी है। देखिए,
पिछला 1 साल से यहाँ साझा लाइब्रेरी जो फुटबॉल स्टेडियम मोराबादी में है, उसमें पिछला 1 वर्ष के अंदर 7 गाड़ियाँ लगभग चोरी हो चुकी है। तो कल शाम में करीब 5:30 से 7 बजे के बीच एक स्प्लेंडर प्लस गाड़ी, जिसका गाड़ी नंबर है JH24D4412, ये गाड़ी नंबर है, इसका शाम 5:30 से 7 के बजे के बीच में चोरी हो चुका है। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं साझा सेंट्रल लाइब्रेरी जो यहाँ के प्रबंधक है उससे या पुलिस प्रशासन से भी कि हमारी गाड़ी को जल्द से जल्द संज्ञान में ले और उसे जल्द से जल्द ढूंढने का प्रयास करे। गाड़ियाँ चोरी होना ही ज़्यादा अभी पहले तो मेन कंसर्न है, और तो जो छोटा मोटा होता है वो सब मैनेजेबल है, लेकिन ये जो बाइक चोरी हो रहा है, जैसे अभी 7 बाइक चोरी हो गया, अगर पहला ही बाइक चोरी हुआ उसी टाइम अगर कुछ सीरियस एक्शन लिया जाता तो अभी इतना बात नहीं बढ़ता। कुछ मतलब चोरी हो रहा है ये हमेशा मतलब सुन रहे हैं, लेकिन कभी कोई एक्शन मतलब उस टाइप में लिया नहीं जा रहा है। तो हम बस चाहते हैं कि हम इनके सपोर्ट में रहें, ये लोग जो भी मांग कर रहे हैं उसको जल्दी जल्दी में पूरा किया जाए। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रोसेशन एक तरह से कहा जाए तो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि अगर प्रशासन उनकी गाड़ियों को नहीं खोजती है तो उसे लेकर प्रबंधन जो है एक जो पार्किंग की व्यवस्था करे ताकि उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो सुरक्षित रह सके। तो कहा जा सकता है फिलहाल प्रबंधन से भी वार्ता जारी है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी गाड़ियों को खोजबीन में लगी हुई है। देखना होगा गाड़ियाँ कब तक मिलती है, लेकिन कहा जाए तो पुलिस आज के समय में जो चोरी की घटनाएं लगातार हो रही है और चोरों को नहीं गिरफ्तार कर पा रही है, तो अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और मेदिनीनगर से बड़ी खबर, जहां पर जेल में कैदी ने खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि कैदी साबिर अंसारी ने खुदकुशी की है। जेल में फांसी लगाकर इस शख्स ने जान दे दी। 2023 से ही ये शख्स जेल में बंद था। पूरी घटना की जांच में फिलहाल जेल के जो अधिकारी हैं वो जुटे हुए। कैदी ने खुदकुशी क्यों की, किस वजह से और कैसे ये जेल के अंदर खुदकुशी की घटना को अंजाम देता है, ये भी अपने आप में सवाल। बोकारो स्टील की जमीन पर क्वार्टर के अवैध निर्माण के दौरान कई पेड़ों को काटा गया। जगन्नाथ महतो मेडिकल कॉलेज निर्माण में लगी साउथ की कंपनी ने मजदूरों को रहने के लिए क्वार्टर बनाने का काम शुरू किया। डीएफओ रजनीश कुमार ने मामले की जानकारी मिलने के बाद जांच करवाया और अवैध क्वार्टर पर नोटिस चिपकाकर उससे खाली करने के आदेश दिए गए थे। तो डीएफओ साहब के निर्देशानुसार आज हम लोग स्थल पर आए हैं। यहाँ कुछ पेड़ कटे हुए हम लोग को दिखे, ठीक है, उनको जड़ से काटा गया है, उखाड़ा गया है, परंतु ये कुछ समय पहले का प्रतीत होता है, लगभग महीने 1.5 महीने पहले का। तो इसमें जांच का विषय है कि कितने पेड़ कटे हैं और उसका हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद फर्दर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सेल के द्वारा नोटिस भी आप लोगों ने देखा? हाँ, नोटिस कहीं कहीं चिपकाया गया है सेल के द्वारा कि अनऑथराइज तरीके से बनाया गया है ये। बोकारो के सेक्टर 12 में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का निर्माण साउथ की कंपनी KVM प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। इस कंपनी के द्वारा सेक्टर 12 में बोकारो स्टील की ज़मीन पर अवैध तरीके से मजदूरों के रहने के लिए स्टाफ क्वार्टर बनाया गया है। इस क्वार्टर को बनाने के दौरान दर्जनों पेड़ को काटा गया है। इसकी सूचना जब डीएफओ रजनीश कुमार को मिली तो उन्होंने अपने वनरक्षी को मौके पर भेजकर इस मामले की जांच कराई है। वनरक्षी के द्वारा जब वहां जांच किया गया तो कई पेड़ जो हैं जड़ से उखाड़े हुए पाए गए हैं। देखना यह है कि वन विभाग कंपनी पर किस तरह से कार्रवाई करती है और किस तरह से जांच पड़ताल कर इस मामले का पता लगाने का काम करती है कि आखिर कितने पेड़ कटे हैं। हालांकि वनरक्षी ने बताया कि जीपीएस के माध्यम से हम यह जरूर बता पाएंगे कि कितने पेड़ों की कटाई की गई है। पहले कंपनी को बुलाया गया है, कंपनी के लिखित जवाब देने के बाद ही यह मामला साफ हो पाएगा। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो।